हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का ये काफी कमाल का चैप्टर, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल जी हैं। बचेंद्री पाल जी वो पहली महिला थी, भारतीय महिला, जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। ये जो पाठ है दरअसल बच्चों, इसकी कोर वैल्यू ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज आपके जीवन में जो परेशानियां आपको बहुत बड़ी लग रही हैं वो सच में इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको ये बात भी समझना होगा कि ये सीबीएसई आपके सिलेबस में ये चैप्टर इसलिए भी डाल रही है क्योंकि सीबीएसई ये चाहती है कि आज का बच्चा ये समझे कि अगर औरतें पहाड़ चढ़ सकती हैं बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बाद भी, तो एक छात्र भी काफी कुछ कर सकता है जिसे जीवन में पहाड़ नहीं चढ़ना। जैसे मैंने एक बहुत कमाल की मूवी देखी थी, जो कि आपने तो द माउंटेन मैन या दशरथ मांझी के बारे में सुना ही होगा। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, ठीक है, जिसमें आई गेस नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है। एनीवेज पॉइंट क्या है, उस फिल्म में काफी कमाल का डायलॉग है, मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा। होता यह है कि जब दशरथ मांझी जो है, क्योंकि उनका संकल्प था कि वो इस पहाड़ को तोड़ करके इस पहाड़ पर विजय पाके इस पहाड़ के थ्रू, इस पहाड़ के बीच से एक रास्ता बनाएंगे ताकि बाद में गांव वालों को बाहर जाने में दिक्कत ना हो। अब होता क्या है, बात यहाँ पे ये होती है कि जब वो ये पहाड़ तोड़ रहे होते हैं तो एक जर्नलिस्ट जो है, एक रिपोर्टर उनसे मिलने आता है। वो रिपोर्टर एक अखबार के लिए लेख लिखा करता था, वो उनका दोस्त बन चुका होता है। वो दशरथ मांझी से कहता है कि मुझे मेरा काम कुछ खास पसंद नहीं, और हमारा जो संपादक है या हमारा जो एडिटर है, हमारा न्यूज़पेपर जिस तरीके से काम कर रहा है, हमारा समाचार पत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, सही नहीं है ये। तो अपने दशरथ मांझी जी यही कहते हैं, तो अगर तुम्हें ये काम सही नहीं लग रहा, जिनके लिए तुम्हें काम करना पड़ रहा है, तुम्हें वो लोग सही नहीं लग रहे, तो तुम खुद का अखबार क्यों नहीं शुरू कर देते। तो वो बोलता है इतना आसान थोड़ी ना है ये अखबार शुरू करना। तो दशरथ मांझी हंस के बोलता है पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है का। क्यों, मतलब पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है क्या सिर्फ एक अखबार शुरू करना। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, इस डायलॉग से आप ये भी समझ पाओगे कि सीबीएसई का क्या इंटेंशन होगा ये चैप्टर डालने का। कि आज आपकी जो भी परेशानियां, अरे इतना पढ़ा था इतने मार्क्स नहीं आए, उतना पढ़ा था उतना मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है यार, खुश रहो ना। मार्क्स आ जाएंगे तो भी उससे क्या फर्क पड़ेगा, स्मरण रखना, पहाड़ की चोटी तो महज एक मिथ्या है, चढ़ता तो वही है जिसे चढ़ाई से प्रेम हो। कि चढ़ता वही है जिसे चढ़ाई से प्रेम हो। प्रॉब्लम ये आती है ना कि आप ये सोचते हो कि सर आपकी बातें सुनकर हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, पर हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, पर सर उसके बाद एग्जाम्स में उतने मार्क्स नहीं आते। सोचते हैं यार 4 घंटा, अच्छा 3 घंटा तो पढ़, 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सर टिक करके, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि तुम रिजल्ट से सब कुछ नापना चाहते हो। अरे तुम पहले 1.5 मिनट नहीं पढ़ते थे, आप 1.5 घंटा तो पढ़ रहे हो, क्या वो काफी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये काफी नहीं है, तो तुम रिजल्ट 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 क्या करोगे इतने रिजल्ट का। एक और फैक्ट समझ लेना, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अगर एक ऐसा शख्स एक ऐसे काम को लेकर के 1.5 घंटा बैठ सकता है जिसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या उसकी मेंटल स्किल्स डेवलप नहीं हो रही। पर हमारे लिए मेंटल स्किल्स मायने नहीं रखती, क्या मायने रखता है, मार्क्स कितने आए टर्म टेस्ट में। ये जीवन में आगे चल के अनुभव से बता रहा हूं, जिस फेज में तुम उससे निकल चुका हूं, आगे चल के ये इतने मायने नहीं देते। आगे चल के ये मायने रखता है कि मैंने कितना समय किस चीज में लगाया और मैं कितना सीख पाया उससे। तो एजुकेशन या शिक्षा का परम उद्देश्य जो है, वो आपको रटवाना या तथ्य याद करवाना नहीं है, वो ये है कि आप जो है वो अपने मन का विकास करे, अपने माइंड को ट्रेन करे, अपने मन को शक्तिशाली बनाए। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, सोचना सिखाए अपने मन को। ये ट्रिग्नोमेट्री सब जगह काम नहीं आएगी, पर ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ा देगी। ये जो पाठ है ये बचेंद्री पाल जी ने लिखा है। अगर आप इस पाठ का पाठ प्रवेश पढ़ेंगे तो बचेंद्री पाल जी स्वयं बताती हैं कि उनके जीवन में बहुत कठिनाई थी। ठीक है, उनसे जो छोटा भाई था, परिवार वाले उसको तो पहाड़ पर चढ़ने बोलते थे, पर क्योंकि बचेंद्री पाल जी एक लड़की है तो उन्हें चढ़ने के लिए नहीं बोलते थे। ऐसे अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर काफी बड़ा है। बचेंद्री पाल जी ने मेरी शिखर यात्रा नाम से एक पूरी बुक लिखी थी, उस बुक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ आपको बताए हैं, उस पर्सपेक्टिव से जिस पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी देख रहे हैं तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, आई एम सॉरी, काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर आप चैप्टर ना पढ़े, तो आपका समय बच जाएगा, या आप अपनी रुचि के हिसाब से पाठ पढ़ भी सकते हैं। कई बार पाठ पढ़ते वक्त मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि थोड़ा एब्रप्ट सा लगता है, क्योंकि काफी नए नाम आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम कहानी शुरू से नहीं पढ़ रहे ना, बीच का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं।
इस कहानी में बचेंद्री पाल जी ने आपके टेक्स्ट बुक में जो पाठ दिया गया, इस पाठ में वो हिस्सा जब वो अपने संघर्ष के बारे में या कैसे वो प्रेरित हुई पहाड़ चढ़ने के लिए, इस बारे में नहीं, इस पाठ में सिर्फ यही बताया गया है कि पहाड़ उन्होंने चढ़ा कैसे और चढ़ते वक्त और चढ़ने से पहले क्या क्या उन्होंने परेशानियां जो है उनका सामना किया, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, वो जो है यहाँ पर बताया गया है। इसकी लेखिका जो है बचेंद्री पाल जी हैं। आपको ये जनरल नॉलेज के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, बचेंद्री पाल जी वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। ठीक है, ऐसे तो इनका जन्म वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो एडू मंत्रा पर पूरा हिंदी डिवीजन मैंने ही पढ़ाया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाठ में लेखक का नाम भले मत याद रखो, कविता में कवियों के नाम याद रखना। हालांकि ये पाठ है, पर फिर भी ये पाठ ही ऐसा है कि एवरेस्ट सुनकर ही आप समझ जाएंगे कि इसकी लेखिका बचेंद्री पाल जी ही होंगी। ये उनकी एक्चुअल फोटो है जो मैंने गूगल से निकाली थी। ये एक्चुअल माउंट एवरेस्ट की इमेज है। आप देख सकते हैं कि ये जो बाकी के पहाड़ यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी छोटे नहीं है, पर माउंट एवरेस्ट के सामने कितने छोटे लग रहे हैं। माउंट एवरेस्ट बहुत ही ज्यादा विशाल है। ठीक है, और यहाँ पर पहुंचने के लिए भी आपको बहुत माफ कीजिएगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, खुल जाए यार। यहाँ पर पहुंचने के लिए भी आपको यहाँ पर पहुंचने के लिए भी चढ़ाई चढ़नी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट जमीन से ही शुरू हो जाता है, नहीं, पहले आप एक अच्छी खासी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तब माउंट एवरेस्ट वहां से शुरू होगा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट काफी ज्यादा ऊंचा है, आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाठ में दो नामों का प्रयोग किया गया है। पाठ में नेपाली नाम सागर माथा यहाँ पे लिखा है, मेरी गलती है, असल में ये यहाँ देख सकते हैं सागर माथा है। यहाँ पे मैं एक आ की मात्रा डालना भूल गया, कोई टाइपिंग एरर हुई होगी मुझसे, सॉरी। तो माफ कीजिए, पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की पाठ में सागर माथा नाम का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में माउंट एवरेस्ट को देवगिरी कहा गया है। गिरी यानी कि पर्वत, देवों का पर्वत जो है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब माउंट एवरेस्ट जो है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल या उस समय एक अंग्रेजी अफसर जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है, उन्होंने उनके नाम पर इस पहाड़ का नाम जो है माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। ऐसे संस्कृत में, उपनिषदों में, वेदों में आपको ये ये जो पहाड़ है देवगिरी नाम से मतलब आपको मिलेगा, दर्ज है वहां पे देवगिरी, गिरी पर्वत, देव यानी कि देवों का पर्वत। नेपाली भाषा में नेपाली लोग इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सागर माथा के नाम से इस पहाड़ को, जिस पर्वत को जाना जाता है। हिंदुत्व में, हिंदुत्व या मतलब हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू यानी कि मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, वो सभी लोग जो हिमालय और हिंदू सागर यानी कि हिमालय और इंडियन ओशन के बीच में रहते हैं, उन सभी लोगों को ये एक हिंदू जो एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी थी। तो इस सरजमी पे रहने वाले सभी लोगों के लिए दो पर्वत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, एक कैलाश पर्वत और एक देवगिरी या फिर सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट। कैलाश पर्वत पे कोई अक्सर चढ़ाई नहीं करता, ऐसे भी वो कुछ चीन के हिस्से में आता है, और ऐसा माना जाता है कि उस पर चढ़ने वाले कभी सफल नहीं होते, और जो जाते हैं वो शायद वापस नहीं आते हैं। ठीक है, और ऐसे भी वो 3-4 पर्वतों से होकर के जाना पड़ता है, तो उतनी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उतना कौन जाएगा ऊपर। ठीक है, और पहले 3-4 पहाड़ चढ़ो, फिर पांचवा कैलाश पहाड़ पढ़ो, बहुत ज्यादा झंझट हो जाता है, और वहां पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी आप लेकर के नहीं जा सकते, काफी ऊंचाई है ना, और बर्फ में बर्फबारी होती रहती है, हेलीकॉप्टर भी फेल हो सकता है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का नाम रख दिया गया, माउंट एवरेस्ट जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। दूसरा, पाठ में सागर माथा शब्द का प्रयोग किया गया है। सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम जो है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हर साल उसकी ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर करीब बढ़ती है माउंट एवरेस्ट की। अब इस लेख में बचेंद्री पाल जी, जैसे मैंने आपको बताया, वो कैसे प्रेरित हुई पहाड़ चढ़ने के लिए, किसने उनको बोला, किसने उनको आइडिया दिया पहाड़ चढ़ने का, ये सब नहीं है। खाली पहाड़ चढ़ते वक्त क्या क्या कठिनाइयां हुई वो आपको बताया जाएगा। ये पहाड़ शुरू इस तरीके से होता है कि 7 मार्च 1984 1984 में उन्होंने किया था। 1984 7 मार्च को दिल्ली से वो काठमांडू आती हैं, दिल्ली से काठमांडू एक फ्लाइट के थ्रू आती हैं वो। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए 1984 में भी हवाई जहाज थी बेटा, थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि काफी लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट भारत में आता है, पर मैं अभी क्लियर कर दूं, माउंट एवरेस्ट ऑफिशियली नेपाल के अंदर आता है और कैलाश ऑफिशियली चाइना के अंदर आता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंदर आता है, या फिर मैं उसको नेपाली नाम से बुलाऊं, क्योंकि पाठ में ये इस नाम का भी प्रयोग कई बार किया गया है। सागर माथा जो है यानी कि माउंट एवरेस्ट सागर माथा नेपाल में आता है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नई दिल्ली से वो लोग गए फ्लाइट से। उसके बाद नेपाल में ही एक जगह है नमचे बाजार,
नमचे बाजार एक पहाड़ी इलाका है, वो एक बाजार है, ऊंचाई पर है। उस ऊंचाई से लेखिका ने माउंट एवरेस्ट को देखा। ठीक है, नमचे बाजार की ऊंचाई से लेखिका ने माउंट एवरेस्ट को देखा। अब जब लेखिका माउंट एवरेस्ट को देखती है तो उन्हें वहां पे एक बर्फीला फूल सा दिखता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो होता क्या है। पहाड़ों में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है, और बर्फीले हवा होती है, यानी कि हवा जो है थोड़ी सी व्हाइटिश कलर की होती है, क्योंकि हवा में बर्फ का थोड़ा थोड़ा अंश होता है, तो हवा का रंग थोड़ा व्हाइट हो जाता है। प्लस हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो पहाड़ों से टकरा के कई बार हवा एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर डिजाइन में उड़ती है। तो ये डिजाइन जब है दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि कोई सफेद पुष्प खिल उठा है। सच में कोई फूल नहीं है वहां पर इसको हम कहते हैं पहाड़ी फूल, या फिर इसको हम कह सकते हैं बर्फ का फूल। बर्फ का फूल सही रहेगा, पहाड़ी फूल गलत होगा, पहाड़ पे कई फूल होते हैं। बर्फ का फूल देखा। ये बहुत ही दुर्लभ नज़ारा होता है जो बहुत मुश्किल से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कभी सौभाग्य मिला किसी माउंटेनियर से बात करने का, तो इन लोगों को भी बहुत मुश्किल से ही देखने के लिए मिलता है कि बर्फीला पहाड़, नॉर्मल पहाड़ और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो बर्फीले नहीं है, नॉर्मल पहाड़ पे नहीं देखने मिलता। बर्फीले पहाड़ पे जब बर्फीली हवाएं, व्हाइट कलर की हवाएं एक दूसरे से टकरा के एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करती है, तो दूर से देखने पे वो एक सफेद फूल की तरह लगता है जो रुका हुआ नहीं है, जो कंटिन्यूसली जो है लहरा रहा है। ठीक है, तो लेखिका को ये बड़ा दुर्लभ, बड़ा मुश्किल से देखा जाने वाला नजारा दिख गया। तो लेखिका उसका जिक्र पाठ में इस तरीके से करती है कि मानो एवरेस्ट के किले पर एक ध्वज, एक झंडा फहरा रहा हो जो मुझे एवरेस्ट की ओर खींच रहा हो। तो पहली ये पहली बार है जब लेखिका ने एवरेस्ट को देखा था। तो जब मैंने पहली बार एवरेस्ट को देखा तो पहली ही नजर से मुझे एवरेस्ट से प्रेम हो गया और उस पर चढ़ने के लिए मतलब मैं उसकी तरफ खिंची चली आई। ये आपको बताया गया। उसके बाद लेखिका को पता चलता है कि बेस कैंप पहुंच करके, अब मैंने आपको इजीली समझाने के लिए ये नेक्स्ट इमेज डाली है ताकि आपको ये पता चले कि एवरेस्ट पर जो भी चढ़ने जाते हैं, अगर कल को मैं और आप भी चढ़ने जाते हैं, चलिए कभी चलते हैं। तो एवरेस्ट पे जब हम चढ़ने जाते हैं तो 5 कैंप्स में डिवाइड किया गया है। इन एरियाज, इन्हें एरिया कहा जाता है। बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। ठीक है, ऐसे तो 4 कैंप्स हैं, पर बेस कैंप मिला के 5 कैंप्स हो जाते हैं टोटल, और इन 5 कैंप्स से होते हुए आप समिट पर जा सकते हो। अब सर क्या इन कैंप्स पे डेरा डालना जरूरी है? नहीं, आप इधर डाल सकते हो, इधर डाल सकते हो, पर बारीकी से देखोगे तो ये जो है एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ना ही ये है। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो ये है। ठीक है, तो नीचे से सबसे ऊंची चोटी पर जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है। आप बोलोगे सर सीधा क्यों नहीं जाते? नहीं ना, इसका टेक्सचर देखो ना, नहीं जा सकते। सबसे छोटा रास्ता यही है। तो इन छोटे रास्तों पे वो 5 पॉइंट्स है जहां पे आमतौर पे सभी लोग जो है, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये काफी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जहां पे ये रिसर्च किस चीज की थी? टोपोग्राफिकल सर्वे, जमीन का सर्वे, कि यहाँ पे जमीन सीधी है तो यहाँ पे आप कैंप जो है डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लेखिका ने यहाँ पे कैंप्स डाला, कोई भी माउंटेनियर अगर जाता है तो इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखता है और यहाँ से कैंप करके वो आगे शुरू करते हैं। तो लेखिका बेस कैंप पर पहुंची थी। ठीक है, तभी लेखिका को पता चलता है कि एक हिमपाती कूली, हिमपात पर जाने वाले शेरपा कूली, शेरपा जो एक कम्युनिटी का नाम है नेपाल में। शेरपा लोग हिमालय के आसपास रहते हैं। हिमपात यानी कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला। अब आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो है, मैं आपको वापस पहली वाली इमेज दिखाता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का ही एक भाग है। हिमालय की श्रृंखला में ही माउंट एवरेस्ट आता है, हिमालय की श्रृंखला में ही कैलाश आता है। ठीक है, वो बस उसको हम अलग नहीं मानते, वो उसी का एक भाग है। ठीक है, तो हिमपात यानी कि हिमालय पर्वतों पर कुछ कूली भी होते हैं। अब पहाड़ पे चढ़ना है, आमतौर पे बच्चों ने कूलियां सिर्फ रेलवे स्टेशन पर देखा होता है रेड कलर के यूनिफॉर्म में, पर कूली जो है पहाड़ी इलाकों में भी काफी ज्यादा होते हैं, ताकि लोग जो है उनका भारी भरकम सामान उठाने में और पहाड़ पर चढ़ने में कूली जो है उनकी मदद कर सके, और बचपन में वो आपसे कुछ माफ किया, बदले में वो आपसे कुछ पैसे ले लेंगे। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो कूली होता है, जब वो बेस कैंप, यानी कि अब वो सबसे नीचे वाले छोर पे पहुंचे, अभी तक पहाड़ पे चढ़ना उन्होंने शुरू भी नहीं किया है, जब वो बेस कैंप पर पहुंचते हैं तभी लेखिका को पता चलता है कि यहाँ पे एक जो कूली था उसकी अचानक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, वो ईश्वर को प्यारा हो गया बर्फ की खिसक जाने की वजह से। जैसे कि एक हम लैंडस्लाइड बोलते हैं कि जमीन का टुकड़ा पूरा का पूरा खिसक गया, एक होता है आइस स्लाइड या जिसको ग्लेशियर स्लाइड भी कहते हैं कि पूरे बर्फ की पूरी एक परत खिसक गई और शख्स उसके नीचे दब करके मर गया। तो ऐसा एक कूली के साथ हुआ था।
तो लेखिका ने जब ये सुना तो काफी ज्यादा डर गई थी। एक चीज जिसपे मैं चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स गौर करें कि अगर मैं इस बेस कैंप को थोड़ा जूम करूं तो आप देखो कि यहाँ हाइट लिखी है कितनी, 17,1700 फीट। आप सोचो कि सर पहाड़ तो जमीन पर है तो 0 फीट होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैंने कहा था ना, माउंट एवरेस्ट पहुंचने के लिए पहले एक ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट शुरू होता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इसलिए काफी मुश्किल माना जाता है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेस कैंप पर जब वो पहुंचे थे तभी उनको पता चल गया कि कूली की बर्फ में गिरने की वजह से, बर्फ से दबने की वजह से मृत्यु हो गई। तो यहीं से लेखिका के मन में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डर आ गया था कि यार क्या करूं। पर लेखिका क्योंकि सागर माथा के एवरेस्ट के चरणों पर पहुंच गई थी और एवरेस्ट ने उन्हें पहले ही खींच लिया था अपनी तरफ, एवरेस्ट में पहले ही उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बोला अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगी और उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का दृढ़ संकल्प ले लिया। ठीक है, 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मैंने डिस्टेंसेस लिखे हैं ये फीट में लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीटर्स की बात हो रही है। खैर आपको स्टेटिस्टिक्स नहीं याद रखने, आपको याद रखना है जब वो बेस कैंप, माफ चेंज हो यार, जब वो बेस कैंप पहुंचे तो वहां पे उन्होंने क्या देखा, उन्हें पता चला लेखिका को कि एक कूली की मृत्यु हो गई है बर्फ से दबने की वजह से। फिर लेखिका को ये भी पता चलता है कि एक जो बावर्ची था, जो रसोइया था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सब बेस कैंप के आसपास ही हो रहा होता है। उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि अचानक से पहाड़ों पे पता है मौसम बहुत तेजी से बदल जाता है। अभी तेज हवाएं, अभी हवा एकदम रुक जाएगी, एकदम से आंधी वाली हवा आ जाएगी, एकदम से बर्फबारी होने लगेगी, कभी धूप भी खिल जाएगी। तो पहाड़ों पे मौसम बहुत, जितनी ऊंचाई पे जा रहे हो मौसम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, बहुत तेजी से बदलता है। तो एक जो बावर्ची था, एक जो रसोइया था, उसकी मृत्यु हो गई तेजी से हवा और वायु में परिवर्तन, वायु जल में परिवर्तन आने के कारण, कि प्रतिकूल जलवायु के कारण, कि एकदम से जलवायु में, एकदम से आसपास के माहौल में इतनी ज्यादा परिवर्तन आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा पहाड़ों पे अक्सर होता होगा कई बार, क्योंकि मानो आप पहाड़ पे चढ़ गए, आप सांस ले रहे हो ठीक है, पर नहीं, बर्फबारी होने लगेगी ना, तो बर्फ के, जब बर्फ गिरती है, बर्फ ठंडी है, तो बर्फ के आसपास की हवा भी ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा सेटल होने लगती है नीचे, तो ऑक्सीजन लेवल्स गिरने लगते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे अभी आपको सांस आ रही है तो बाद में भी आएगी, ना 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 ना। इसलिए हमेशा माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे लेके चलते हैं कि अभी तो सांस ले पा रहा हूँ, एकदम से मौसम बदल गया तो, एकदम से मेरा दम घुटने लगा तो, एकदम से दम घुटने लगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर से वो ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रह लेंगे। ठीक है, तो उस बावर्ची के पास नहीं होगा, तो उस रसोइयों की, बावर्ची की मृत्यु हो गई। तो अभी दूसरी मृत्यु की खबर सुन के लेखिका थोड़ा और डर गई, पर उनका निश्चय पक्का था कि मतलब उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़नी ही है। ठीक है, अब लेखिका करीब 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर स्थित बेस कैंप पर पहुंच जाती हैं। अब जो वो बेस कैंप पर पहुंचती हैं और वहां पे वो लोग कुछ समय के लिए रुके होते हैं, ठीक है, अभी करीब रात को लोग सो रहे होते हैं कि अगले सुबह शुरू करेंगे चढ़ना। 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा, कि मतलब यहाँ पर वो बेस कैंप में है, यहाँ से ग्लेशियर जो है टूट करके उनके कैंप के ऊपर गिर गया। अब जो है वो इतना भयानक हादसा था कि मतलब काफी लोग जो है वो घायल हो गए, काफी लोग चोटिल हो गए। खुद लेखिका बताती है कि मैं बर्फ के नीचे दब गई थी, वो मतलब काफी, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, मेरा पूरा कैंप दब गया था। तो कैसे ना कैसे मेरे साथियों ने मुझे खींच करके वहां से बाहर आया और मुझे बचा लिया। देखिए लेखिका जो अकेले चढ़ने नहीं गई थी माउंट एवरेस्ट पे या सागर माथा पे। अगर आप पाठ भी पढ़ेंगे तो वो अपने पूरे दल के साथ गई थी, ग्रुप के साथ। इस दल में वही आम लोग नहीं थे, सारे ट्रेंड माउंटेनियर्स थे, और लेखिका ने भी माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग की थी, उसके बाद ही वो यहाँ पर आई थी। तो उनके साथियों ने जो है उन्हें बचा लिया। ठीक है, लेखिका भी चोटग्रस्त या चोट में चोटिल हो गई थी। ठीक है, अब जो है कि मतलब किसी तरह लेखिका उठी और फिर बेस कैंप से, अब वो अब तक यहीं पर है, धीरे धीरे उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया लेखिका ने। ठीक है, फिर वो साउथ पोल कैंप पहुंची, ये कैंप का नाम है। ऊपर वाले कैंप के बाद उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया, कि मतलब लेखिका तो बहुत आगे आगे चल रही थी अपने 3 साथियों के साथ, पीछे और साथी थे, तो ऊपर थोड़ा कैंप 2 या 3 पर पहुंच करके बाकी लोगों की भी मदद करने लगे। रस्सी, जैसे पहाड़ों पे अक्सर कैसी चढ़ाई होती है कि आप सिर्फ डंडे से नहीं चढ़ते, आप एक रस्सी देते हो, उसके आगे एक हुक होता है, उसको बर्फ में कहीं गाड़ देते हो और उसके सहारे भी आप चलते हो, कि मतलब आपको चढ़ान चढ़नी है ना। मानो आपका पाँव फिसला, कुछ पकड़ने के लिए तो होना चाहिए ना, नहीं तो बर्फ में फ्रिक्शन का है, फिसलते फिसलते नीचे चले जाओगे। तो एक दूसरे की रस्सी पकड़ना, रस्सी से एक दूसरे को खींचना, इस तरीके से आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो।
तो लेखिका जो आगे चढ़ गई थी, कैंप 3 या 4 तक पहुंच गई थी, उन्होंने अपने दोस्तों की वहां पर मदद की, ठीक है। और सब खुश हो गए लेखिका के काम से और लेखिका के दोस्तों के काम से, कि ये लोग सबसे पहले खुद खतरा उठा के ऊपर गए और अब हमारी मदद भी कर रहे हैं ऊपर आने में, ठीक है। अब होता क्या है कि आ, अब सीधा यहाँ पे, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। अगले ही दिन वह प्रातः ही अंगदरोजी के साथ शिखर यात्रा पर निकली, कि मतलब उन्होंने अपने दोस्तों की मदद की और उनका एक साथी था अंगदरोजी। इस पाठ में ऐसे और 2-3 साथियों के नाम है, आपको नाम नहीं याद रखना, पर अंगदरोजी का नाम याद रखना है, क्योंकि अंगदरोजी ही बचेंद्री पाल जी का वो साथी है जिसने सबसे पहली बार बचेंद्री पाल जी को गले लगाया था जब वो पहली महिला बन गई थी एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली। तो वो अपने साथी अंगदरोजी के साथ अब सीधा यहाँ पे, यानी कि कैंप 3 या 4 से डायरेक्ट अब वो समिट पे, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने चल पड़ी, ठीक है। उनका एक और साथी, यानी कि अंगदरुजी तो उनके साथ था, उनका एक और साथी लाटू भी उनके साथ था, वो भी उनके पीछे पीछे आ गया, ठीक है। तो उससे थोड़ी चढ़ाई आसान हो गई, क्योंकि लाटू भी अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाया था, ये दोनों भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाए थे। तो दोनों के ऑक्सीजन सिलेंडर्स थोड़े कम हो गए थे, पर लाटू के ऑक्सीजन सिलेंडर्स में काफी हवा थी, ऑक्सीजन था। तो अब देखो होता क्या है, आप सोच रहे हो कि सर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एक टाइम पे तो एक ही आदमी सांस ले सकता है। जरूरी नहीं है बच्चों, एक ऑक्सीजन सिलेंडर में मल्टीपल पाइप्स भी होते हैं, कि मतलब आप अपना खुद का पाइप कनेक्ट कर लो या बाय डिफॉल्ट दूसरे पाइप्स हैं, तो उन पाइप से कोई दूसरा भी सांस ले सकता है, कि कल को किसी एक माउंटेनियर का ऑक्सीजन सिलेंडर खराब हो गया तो वो दूसरे माउंटेनियर का ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज कर सके। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसको दे दूंगा या मैं खुद ऑक्सीजन नहीं लूंगा उसको दूंगा, तब तो मैं मर जाऊंगा ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो क्या होगा कि मतलब दूसरे भी उस सेम ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज कर सकते हैं। तो ये लाटू भी आया था, तो लेखिका की और उनकी दोस्त अंगदरोजी की काफी मदद हो गई, कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन था पर कम होने लगा था, पर अब दोस्त आ गया तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07, लेखिका ने अपनी घड़ी में टाइम देखा था, 1:07 पे वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब समझो, 29 अप्रैल को वे कहा थे, बेस कैंप, ये दिखा है जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बेस कैंप। 29 अप्रैल को वो यहाँ पर थे, यहां से यहाँ जाने में उनको कितना टाइम लगा समझो, 23 मई, 29 अप्रैल से एक महीना होगा 29 मई, यानी लेकिन हम 23 मई की बात कर रहे हैं, तो 29 से 23 6 दिन माइनस करो, 30 में से 6 माइनस करते हैं, अराउंड 24-25 दिन लगे, 24 दिन, पर हम एवरेज के लिए 25 पकड़ते हैं, अराउंड 24-25 दिन लगे लेखिका को बेस कैंप से, यानी कि इस जगह से एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये जो है काफी मुश्किल यात्रा होती है, ऐसा नहीं है 2-4 दिन में आप कर लो, ठीक है। काफी दिन लगते हैं, 2-2 3-3, कुछ लोगों को तो महीनों लग जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो 23 मई 1984 को 1:07 पे करीब 24-25 दिन की चढ़ाई के बाद लेखिका वहां पर पहुंच गई एवरेस्ट की चोटी पे। अब लेखिका ये बताती है कि एवरेस्ट की चोटी पर कोई एक ही शख्स खड़ा हो सकता था, एक बार में 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। तो होता ये था कि लेखिका सबसे पहले वहां खड़ी हो गई, उन्होंने क्या किया कि 2 लोग नहीं खड़े हो सकते, तो उनके बाकी 2 साथी अंगदरोजी और लाटू नीचे ही थे, उन्होंने बर्फ खोदने वाले एक जो है एक जो यंत्र आता है बर्फ खोदने के लिए या बर्फ की खुदाई के लिए जो फावड़ा है, जैसे यहाँ लिखा है ना, उन्होंने बर्फ के फावड़े से, जमीन पर खोदने के लिए अलग फावड़ा आता है, बर्फ के लिए अलग है जो थोड़ा ज्यादा पैना नुकीला और उसमें कांटे होते हैं, तो बर्फ के फावड़े से उन्होंने ऊपर चोटी की बर्फ थोड़ी खोदी और सागर माथे के माथे को चूम लिया, ठीक है, कि स्वयं देवों के पर्वत सागर माथा माउंट एवरेस्ट जो है उसके माथे को चूम चूम लिया, और उसके बाद उन्होंने एक हनुमान चालीसा निकाली, उनके पास एक छोटे से कार्ड में बुक होगी हनुमान चालीसा की, और माता दुर्गा की एक फोटो थी, उसने उन दोनों को वहां पे रखा और बर्फ से उसे ढक दिया वहीं पर, और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आ गई। जैसे लेखिका ये करके नीचे आई, उनके साथी अंगदरुजी ने उन्हें गले लगा लिया और बधाई दी, और वो ये बात कहता है चैप्टर के एंड में अंगदरुजी कि बचेंद्री, अब जब तुम इस पर्वत से नीचे आओगी तो तुम्हें एक अलग ही संसार देखने को मिलेगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ, अब तुम्हें अलग संसार देखने के मिलेगा। ऐसा क्यों कहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, सीबीएसई पूछती है। ऐसा इसलिए कहोगे कि लेखिका के दोस्त अंगदरोजी ने लेखिका से जब वो एवरेस्ट की शिखर से नीचे उतरती हैं, ये इसलिए कहा क्योंकि अब तुम्हें एक नया संसार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक तो 2 रीजन, एक तो ऊंचाई से जब आप दुनिया को देखते हो तो दुनिया को एक अलग ही नजर से आप देखते हो,
आप जो दुनिया के बारे में सोचते हो, आपकी वो पूरी की पूरी सोच बदल जाती है। और जब आप नीचे आओगे तो आप अलग नजर से देखोगे। दूसरा, लेखिका उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ी तो एक आम शख्स बन करके थी, पर जब अब वो नीचे आएगी तो भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा के नीचे आएगी एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एवर क्लाइंब द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। कि अब उन्होंने भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया उस पहली महिला के तौर पे जिसने माउंट एवरेस्ट पे या सागर माथा के शिखर पे सबसे पहली बार चढ़ाई की। तो ये पार्ट जो है यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो मैंने अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना भी स्टार्ट किया है। हो सकता है आपको शुभम संभव नाम से रिप्लाई आ जाए। एनीवेज, आपको कोई भी नहीं अगर प्रॉब्लम होगी या इस वीडियो का जो भी फीडबैक है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप किसी भी हिंदी वीडियो पे बता सकते हैं। एडू मंत्रा पे पूरा हिंदी डिवीजन मैंने ही पढ़ाया है, तो मैं हो सकता है आपको रिप्लाई दे दूं। लेकिन बशर्ते अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई भी फीडबैक है तो आप वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आपके समय के लिए शुक्रिया।